जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के लिए हम लोग आज बात करने वाले हिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल, आरआरबी, जेई हर प्रकार के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। इनमें से हमने 20 क्वेश्चन उठाए हैं जिसमें बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। हम लोग आज हिस्ट्री के ये क्वेश्चन और बिल्कुल टॉपिक वाइज हम लोग क्वेश्चनों को कवर करते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चनों की। पूरे 20 क्वेश्चन आपको देखने हैं और लास्ट में आपको जरूर बताना कि आपने 20 में से कितना स्कोर किया। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, एनटीपीसी का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर दीजिए क्या होगा आंसर। कह रहा पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्नलिखित में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी बता। देखिए मगध की अगर राजधानी की मैं बात करता हूँ, मगध की राजधानी सबसे पहले क्या थी तो राजगृह थी। क्या थी? जो राजगृह थी। राजगृह किसकी थी? तो क्या बोलेंगे, अगर मैं पाटलिपुत्र से पहले की बात करता हूँ तो इसकी राजधानी क्या थी तो आप बोलेंगे राजगृह। राजगृह को गिरिब्रज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिरिब्रज भी बोला जाता था, याद रखेंगे गिरिब्रज। अच्छा, ये जो क्या बोलेंगे, अगर हम बात करते हैं कि इसकी जो राजधानी थी स्थानांतरित करने की थी, पाटलिपुत्र किसने बनाया था? उदयन। आपने नाम सुना होगा उदयन का। उदयन ने जो है थी वो राजगृह से राजधानी कहाँ? पाटलिपुत्र बनाई थी। कहाँ बनाई थी? पाटलिपुत्र बनाई थी। ये बात आपको याद रखनी, क्लियर है। अच्छा, इस राजगृह का नाम और भी आपने सुना होगा। राजगृह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और इसका नाम कहाँ पर आपने सुना होगा कि प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी। अगर मैं पूछूँ प्रथम बौद्ध संगीत आपसे कहाँ हुई थी तो प्रथम बौद्ध संगीत भी यहीं पर हुई थी, याद रखेंगे। अच्छा, प्रथम बौद्ध संगीत से मुझे क्वेश्चन याद रहा कि ये किसके शासनकाल में हुई थी तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, याद रखेंगे। अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, याद रखेंगे। किसके? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, क्लियर है। ये बात याद रखनी, क्लियर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ आपको बताना है कहाँ पर है तो ये बिहार के पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलता है। कौन सा? अगर राज्य पूछा जाता है बिहार के पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलता है लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ, ठीक है। और ये कैसा स्तंभ है तो मौर्य काल से संबंधित है। किसका? सीधा क्वेश्चन पूछा किस काल से संबंधित है तो क्या बोलेंगे? मौर्य काल से ये संबंधित है, याद रखेंगे। और ये अशोक के धर्मलेख के तौर पर स्थापित है। किसने करवाया था तो अशोक ने ये करवाया था। किसने? अशोक ने इसको बनवाया था। देखिए अगर हम स्तंभ लेख हो गया, गुफा लेख हो गया, शिलालेख हो गया, ये सभी किसने बनाया? अशोक ने। अशोक ऐसा प्रथम शासक था जिसने अपने जो उसके विचार थे उसको जनता के द्वारा पहुंचाने के लिए उसने स्तंभ लेख का या शिलालेख का प्रयोग किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस मौर्य सम्राट ने लगभग 287 से 268 से 331 ईसा पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान शिलालेखों और स्तंभों पर अपने लेख उत्तीर्ण करवाया। मैंने अभी क्या बताया, यानी कि अगर शिलालेख और स्तंभ लेख की बात करता है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक हो जाए। अशोक एक पहला शासक था जिसने अपने शिलालेखों के द्वारा अपनी जनता को ज्ञान दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें कितने शिलालेख इसके प्राप्त हुए तो 14 शिलालेख प्राप्त हुए, याद रखें। कितने शिलालेख प्राप्त हुए तो 14 शिलालेख आपको देखने को मिलते हैं। कितने? 14 शिलालेख देखने को मिलते हैं, याद रखें। कितने? 14 शिलालेख देखने को मिलते हैं जो 8 स्थानों से प्राप्त हुए। कितने स्थानों से? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा, कितने स्थानों से प्राप्त हुए तो 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चनों में से ये आप समझिए, ठीक है। अब आधुनिक गुजरात स्थित पूछा है जो अशोक का शिलालेख अवस्थित है। राइट आंसर क्या होगा? गिरनार। और गिरनार ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे गिरनार, ठीक है। और गिरनार की पहाड़ियाँ भी बहुत फेमस है, आपने जरूर पढ़ी होंगी, ठीक है। गिरनार की पहाड़ियाँ, ठीक है, याद रखेंगे। और इन्हीं पहाड़ियों पर क्या है, इनका जो अशोक का एक स्तंभ है, अशोक का कौन सा स्तंभ स्थित है गिरनार में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है? अशोक का स्तंभ चतुर्दश शिलालेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्दश शिलालेख बोला जाता है, याद रखेंगे। चतुर्दश शिलालेख बोला जाता है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सा शिलालेख? चतुर्दश शिलालेख बोला जाता है, याद रखेंगे। चतुर्दश शिलालेख कहाँ पर है? गिरनार में स्थित अवस्थित है, याद रखेंगे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा। कह लगभग 260 ईसा पूर्व में किस मौर्य साम्राज्य ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। देखो 260 लिखा ईसा पूर्व लिखा है लेकिन लगभग में, तो आंसर कितना आता है? 261 ईसा पूर्व में क्या किया था? अशोक। 200 ईसा पूर्व ने अशोक ने किस पर आक्रमण किया था तो क्या बोलेंगे? अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, ठीक है। ये कलिंग कहाँ पर पड़ता है तो कलिंग क्या कहाँ पर पड़ता है तो क्या बोलेंगे? कलिंग ये उड़ीसा पर पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? उड़ीसा में। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा कहाँ पड़ता है तो कलिंग ये उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। कलिंग की राजधानी क्या थी? कलिंग की राजधानी तोसली थी। कलिंग की राजधानी क्या थी दोस्तों? तोसली इसकी राजधानी थी, ये भी याद रखेंगे। क्या थी? राजधानी इसकी तोसली थी, याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो बहुत कम लोगों को क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन पूछता है कि जिस समय अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया उस समय कलिंग का राजा कौन था? कौन था भैया कलिंग का राजा तो क्या बोलेंगे? कलिंग का राजा क्या था? अनंत पद्म नाभन बोलते हैं। क्या नाम इसका? अनंत, मैं नाम लिख रहा हूँ, अनंत पद्म
नाभन, ठीक है, अनंत पद्म नाभन इसका नाम हो जाएगा। अनंत पद्म नाभन जो था वो कलिंग का राजा था और इसकी क्या हो गई थी, हार हो गई थी, ठीक है। और इसी धर्म के बाद अशोक ने क्या कर लिया था, बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, याद रखें, किस वर्ष आक्रमण कर लिया था, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है किस वर्ष आक्रमण किया था, क्या बोलेंगे 261 ईसा पूर्व में किया था। कब किया था, 261 ईसा पूर्व में किया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा, कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है अशोक के शिलालेख, अधिकांश शिलालेख देश भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए जाने वाले शिलालेख आरंभिक और यूनानी भाषा में। देखिए अशोक के शिलालेखों की अगर भाषा की बात करते हैं, उसने क्या पूछा, अधिकांश शिलालेख किस भाषा में, प्राकृत भाषा में लिखे गए, ठीक है। अच्छा, अगर लिपि पूछी जाती किस लिपि में लिखे गए, अगर लिपि आपसे पूछी जाती तो याद रखेंगे ब्राह्मी लिपि में, ज़्यादातर किसमें है, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था, ठीक है, तो नाम आ जाएगा जेम्स प्रिंसप ने। किसने दोस्तों, जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था, याद रखेंगे किसने, जेम्स प्रिंसप ने सबसे पहले पढ़ा था। और एक कब पढ़ा था जेम्स प्रिंसप ने, 1837 में, 1837 ने सबसे पहले जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था, याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, क्या सिर्फ पाली ब्राह्मी भाषा लिपि में लिखेंगे, नहीं, ब्राह्मी लिपि के अलावा दोस्तों खरोष्टी और अरमाइक लिपि में भी लिखेंगे। जितने भी आपको सहवाजगढ़ी हो गया, मानसहेरा हो गया, जो अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में है, ये क्या है, ये खरोष्टी और अरमाइक लिपि में देखने को मिलते हैं, ठीक है, अरमाइक लिपि में देखने को मिलते हैं। अगर आपके ऑप्शन में आ जाए तो खरोष्टी और अरमाइक में सहवाजगढ़ी और मानसहेरा देखने को मिलते हैं। और ये कहाँ पर खरोष्टी अरमाइक, ये आपको वो क्या बोलेंगे, या इधर क्या नाम इसका, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। हालांकि कुछ क्षेत्र में यूनानी भाषा का भी प्रयोग, यूनानी लिपि का भी प्रयोग हुआ है, कुछ जो क्षेत्र है उसमें यूनानी लिपि का भी प्रयोग हुआ है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो भाषा है कौन सी है, प्राकृत भाषा का इसमें प्रयोग हुआ है। क्लियर है, ये बात आप सभी को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा, क्या मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था, बोलेंगे सोने की खान माना जाता था कर्नाटक को। तो कर्नाटक में किसे सोने की खान, सुवर्णगिरी को बोला जाता, किसे सुवर्णगिरी को बोला जाता था, और एक कर्नाटक में थी, ठीक है। और जो देखो, अगर मौर्य हम बात करते हैं मौर्य शासन की, तो इसने अपने जो मौर्य शासन था उसने कई क्षेत्रों में इसमें बांट लिया था। इसमें से एक क्षेत्र था दक्षिणी प्रांत, क्या था, जो अशोक का शासनकाल था उसमें इसने क्षेत्रों में बांट रखा था, और इसी का एक क्षेत्र था दक्षिणी प्रांत बोलते थे। और दक्षिणी प्रांत की राजधानी क्या थी, तो दक्षिणी प्रांत की राजधानी सुवर्णगिरी थी। राजधानी से भी क्वेश्चन आते हैं, इसके प्रांत जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या मौर्य शासक अशोक द्वारा निम्नलिखित में से सारनाथ का सिंह चतुर्भुज से बनाया गया। अब ये किससे बना, सभी को पता होगा सारनाथ का लोह स्तंभ कहाँ पर स्थित है, लेकिन क्वेश्चन ने ये पूछा है कि ये कहाँ किससे बनाया गया है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये बलुआ पत्थर से बनाया गया, बी राइट आंसर होगा, ठीक है। किससे बनाया गया है, बलुआ पत्थर से बनाया गया है, याद रखेंगे, ठीक है, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था। ये क्वेश्चन आपको पता होगा, सिकंदर और पोरस के बीच लड़ाई हुई थी, ठीक है। अच्छा, लेकिन सबसे पहले 326 ईसा पूर्व भी आपको याद रखना, 326 ईसा पूर्व भी आपको याद रखना। तो सबसे पहले किस नदी को पार किया था भाई, ये सिंधु नदी को पार किया था, ठीक है। सिकंदर ने आक्रमण किया सिंधु नदी को पार करने के लिए, वह किसी की सिंधु नदी को पार किया और तक्षशिला की ओर बढ़ा था, किसकी और बढ़ा था, तक्षशिला की ओर बढ़ा, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने झेलम और चेनाब नदियों के बीच स्थित पंजाब के जो शासक था, क्या नाम था, पंजाब का शासक उस समय कौन था, पोरस था। पंजाब का शासक कौन था, तो क्या बोलेंगे, पोरस उस समय पंजाब का शासक था, ठीक है। इससे युद्ध होता है, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे हाइडे स्पीच का युद्ध बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हाइडे स्पीच का युद्ध बोला जाता है, हाइडे स्पीच का युद्ध बोला जाता है, हाइडे स्पीच का युद्ध बोला जाता है। इसे झेलम का युद्ध भी बोला जाता है, झेलम, ठीक है। लेकिन अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, झेलम का युद्ध ना होकर इसे वितिस्ता का युद्ध बोला जाता है, क्यों, क्योंकि झेलम का प्राचीन नाम क्या है, वितिस्ता है। क्या बोलेंगे, वितिस्ता है, याद रखें, क्या नाम है इसका, झेलम का प्राचीन नाम वितिस्ता हो जाएगा, याद रखें। पोरस के युद्ध हुआ था, ठीक है, और इसमें पोरस की हार हुई थी, याद रखें। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर सिंधु है। युद्ध भी आपको याद रखना, हाइडे स्पीच का युद्ध या वितिस्ता का युद्ध आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखें। पोरस किसमें हारी हुई थी, और पोरस कहाँ का शासक था उस समय, तो उस समय पंजाब का सकता पूरा से भी बात आपको याद रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, देश में मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक कौन सा था। तो इसमें आपको बताना कौन सा जो है वो भगवान बुद्ध की स्मृति में, यानी कि उनकी याद में, सम्मान में बनाया गया अशोक के द्वारा, और वो कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में राइट आंसर क्या हो जाएगा, सांची का स्तूप हो जाएगा, सांची का स्तूप। क्वेश्चन में ये पूछा गया है एक बार कि मध्य प्रदेश में जो सांची का स्तूप बना है वो किस राज्य में, किस जिले में बना है। तो सांची का स्तूप किस में, ये रायसेन जिले में देखने को मिलता है, रायसेन जिले में, ठीक है, रायसेन जिले में देखने को मिलता है। और किस नदी के तट पर मिलता है, तो वेतवा नदी आ जाएगी, याद रखेंगे, वेतवा नदी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्टैटिक में ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं जो थोड़े टफ होते हैं। वेतवा नदी के तट पर आपको देखने को ये मिलता है। अच्छा, इसे सांची के स्तूप को
यूनेस्को में कब शामिल किया गया, ये भी स्टैटिक का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो यूनेस्को में अगर पूछा जाए कब शामिल किया गया तो क्या बोलेंगे 1989 में इसके यूनेस्को में शामिल किया गया। कब दोस्तों 1989 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। अच्छा, सांची के स्तूप में एक जो से अभी मैंने क्या बोला, ये रायसेन जिले में, किसमें है, रायसेन जिले में। रायसेन जिले में एक और बहुत बेहतरीन क्या बोलेंगे गुफा देखने को मिलती है जो पर्यटक स्थल है, जिसे भीम बेटिका की गुफा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, भीम बेटिका की गुफा बोला जाता है। ये बहुत फेमस है, सबसे प्राचीन अगर हमें पाषाण काल के चित्र कहीं देखने को मिलते हैं तो भीम बेटिका की गुफा में देखने को मिलते हैं। ये भी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, याद रखेंगे। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, तो विष्णु वाकड़कर ने इसकी खोज की थी, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप, क्या बोलेंगे, धामेक स्तूप जो है, धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः देश वंश के शासनकाल के दौरान करवाया गया। तो धामेक स्तूप, पहली बात आपको ये भी पता होना है धामेक स्तूप कहाँ है। तो धामेक स्तूप अगर पूछा जाए तो सारनाथ में, कहाँ पर है, ये सारनाथ में आपको देखने को मिलता है धामेक स्तूप। क्लियर है, सारनाथ में देखने को मिलता है। अच्छा, अब क्वेश्चन पूछा किसने बनवाया, तो जाहिर सी बात है ये मौर्य शासक के द्वारा बनवाया गया। किसने वंश के द्वारा बनवाया गया था, मौर्य शासक के द्वारा बनवाया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा ये सारनाथ में पड़ता है। अच्छा, ये सारनाथ बौद्ध धर्म से क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारनाथ में क्या हुआ था, जो भगवान बुद्ध थे, भगवान कौन थे, भगवान बुद्ध थे, इन्होंने क्या किया था, अपना प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, प्रथम उपदेश क्या बोला था, प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, याद रखेंगे। ठीक है, प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, सारनाथ में दिया था। क्लियर है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। बौद्ध धर्म की बौद्ध संरचना धामेक स्तूप कहाँ पर स्थित है, तो अभी ये तो बताया सारनाथ में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा करवाया गया। जो तृतीय बौद्ध संगीत हुई इसका आयोजन किसके द्वारा करवाया। देखिए सभी संगीतियाँ जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जितनी भी बौद्ध संगीतियाँ हुई वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा है, तृतीय बौद्ध संगीत, जैसे अभी हमने पहले क्या बताई थी, राजगृह में हुई थी, किसके समय में, अजातशत्रु के समय। अगर आपसे दूसरी पूछी जाती है तो याद रखेंगे वैशाली में होती, दूसरी कहाँ पर होती, वैशाली में होती है। शासनकाल किसका था, काला अशोक का शासनकाल था। किसका था, काला अशोक का शासनकाल था, याद रखेंगे, काला अशोक का शासनकाल था। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगीत की बात करते हैं तो ये कहाँ हुई, ये पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पर, पाटलिपुत्र में हुई थी, याद रखेंगे। किसमें हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, याद रखेंगे। किसमें हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, अच्छा पाटलिपुत्र में हुई थी, ये 250 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, 250 ईसा पूर्व में हुई, ये भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा तीसरी बौद्ध संगीत की इसकी अध्यक्षता किसने की थी, जो तीसरी बौद्ध संगीत हुई थी परिषद, इसकी अध्यक्षता किसने थी, मोगालिपुत्रस ने की थी। किसने, मोगालिपुत्रस ने की थी, याद रखेंगे। मोगालिपुत्रस ने इसकी अध्यक्षता की थी, याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा उद्देश्य इसका क्या था, जो नियम बनाए गए थे सबसे जो महत्वपूर्ण है, इसमें अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। जो अभिधम्म पिटक था जो सबसे लास्ट में जोड़ा देखो, सुप्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, तो जो अभिधम्म पिटक था, अभिधम्म पिटक, ठीक है, अभिधम्म पिटक जो था उसमें क्या हुआ, इसका संकलन इसी में किया गया था। अभिधम्म पिटक का संकलन इसी में किया गया था, मतलब ये इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, अशोक के शासनकाल में हुई थी, याद रखेंगे। ठीक है, चलो अगर चौथी बौद्ध संगीत की बात करते हैं तो ये कनिष्क के शासनकाल में कहाँ पर हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कुंडनवन कश्मीर में हुई थी, याद रखेंगे। कहाँ पर हुई थी, कश्मीर में हुई थी, याद रखेंगे, कश्मीर में हुई थी। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। ये बताइए, क्वेश्चन कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासनकाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। किसके शासनकाल के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में आपको बताना। पहला, उन्होंने सिकंदर के अलेक्जेंडर से मुलाकात की और उसकी सेना से शामिल हुए ताकि मैसेडोनिया युद्ध कौशल सीख सकें। बिल्कुल, इन्होंने मैसेडोनिया युद्ध कौशल भी सीखा था, ये आपकी बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये आंसर नहीं, उसने क्या पूछा है, कौन सा गलत है ये बताना है। वैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी और संरक्षक था। वैरम खां, भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही आपका हो जाए, क्योंकि यही गलत है। वैरम खां तो अकबर से संबंधित, किससे, अकबर से। क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सा गलत है, तो यही आपका गलत है, यही बी वाला आंसर होगा। फिलहाल बाकी ऑप्शन भी हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा चंद्रगुप्त मौर्य को पहले अखिल भारतीय में लगभग साम्राज्य की स्थापना का श्रेय जाता है। मतलब अखिल भारतीय मतलब सबसे ज़्यादा साम्राज्य का श्रेय किसने किया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। क्यों, क्योंकि इनके पास ऐसा माना जाता है हाथी बहुत बेहतरीन, इनकी हाथियों की सेना थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन देखिए, कह रहा साम्राज्य के पुरातात्विक साक्ष्य कई कस्बों और शहरों के अस्तित्व दर्शाते हैं, जिनमें सबसे प्राचीन राजधानी पाटलिपुत्र है। बिल्कुल, हालांकि इससे पहले भी क्या है, राजगृह रहे, लेकिन उसने क्या है, सबसे प्रमुख प्राचीन राजधानी, उसने क्या पूछा, सबसे प्रमुख राजधानी, तो सबसे प्रमुख राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र ही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए, ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शासकों द्वारा करवाया गया। इसमें कई शासक, इसमें ग्रांड ट्रंक रोड में आपको शेरशाह भी देखने को मिलेंगे, तुगलक वंश के शासक भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, का निर्माण कई शासकों के द्वारा करवाया, लेकिन मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसका नाम क्या था, ये आपको बताना है। मौर्य वंश के शासन जब हुआ, इसका नाम क्या था। ठीक है, तो मौर्य वंश के शासन काल के दौरान इसे उत्तरापथ बोला जाता। क्या बोला जाता था दोस्तों, उत्तरापथ बोला जाता था। ये गंगा नदी के किनारे होते हुए जाती थी। ठीक है, तो कहाँ पर, एक गंगा नदी के किनारे होते हुए जाती थी, याद रखेंगे, गंगा नदी के किनारे होते हुए जाती थी, याद रखेंगे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला ये रहा आपकी स्क्रीन पर।
निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई? तो मेगास्थनीज की इंडिका बहुत फेमस है, आप सभी को पता होगी। इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखी, क्लियर है? किसके द्वारा लिखी गई? मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका को लिखा गया था, क्लियर है? ये बात आप सभी को पता। बाकी हर्षचरित बाणभट्ट आपको पता है? बाणभट्ट किसकी रचना है? हर्षचरित की रचना क्या, सॉरी बाणभट्ट की रचना कौन सी हो जाएगी? तो क्या बोलेंगे? हर्षचरित। मालविका अग्निमित्रम ये किसकी? कालिदास की है। ये किसकी है? कालिदास की है, याद रखेंगे, कालिदास, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से किसने मौर्य प्रशासन के अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लिखित किया था? मतलब जो मौर्य शासन था इसमें क्या बोला कि कई इन्होंने अध्यक्षों के रूप में इसमें व्यवस्थित किया था। तो राइट आंसर क्या होगा? मेगास्थनीज। और इसकी चर्चा में कहाँ पर? इनकी बुक इंडिका में देखने को मिलती है, ठीक है, इंडिका में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देश ने धर्म विजय धार्मिकता द्वारा विजय की नीति को विस्तारित किया था। देखो, धर्म के द्वारा विजय की नीति किसने अपनाई? तो क्या बोलेंगे? बौद्ध धर्म जब अपनाया गया किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। तो उसमें क्या कहा कि हम धार्मिकता के द्वारा विजय करेंगे और धर्म पर विजय करने के द्वारा शासन चलाएंगे, ठीक है, तो याद रखेंगे। और इसने बौद्ध धर्म के प्रचार को भी आगे बढ़ाया था। 2018 ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन देखिए अगला, क्या सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने देश आदेश उत्तीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित करवाया ताकि लोग तदनुसार आचरण करें? तो मैंने अभी आपको बताया कितने शिलालेख प्राप्त हुए हैं? 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, लेकिन कितने स्थानों से प्राप्त हुए हैं? 8 स्थानों से प्राप्त हुए, याद रखें, कितने स्थानों से? 8 स्थानों। अब देखिए 2018 में ये पूछ लिया कि 14 स्थानों से प्राप्त हो सकता है, अब की बार 14 स्तंभ शिलालेख लिखवाए गए, ये आपको 2018 में पूछ लिया गया। हो सकता है आपके एग्जाम में आगे पूछ ले कि कितने स्थानों से प्राप्त हुए, क्या बोलेंगे? 8 स्थानों से प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन देखिए, क्या सम्राट अशोक ने अपने कार्यकाल में 12 वर्षों में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जो भूमि का सर्वेक्षण करता था, भूमि के अभिलेखों का रखरखाव करता था और न्याय का पालन करता था? इन अधिकारियों को डेस कहा जाता था। इनको क्या बोला जाता है? इन्हें दोस्तों रज्जुक बोला जाता था, ठीक है। समाहर्ता और चालुक्य या अमत, इसमें से कोई आंसर नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा? रज्जुक बोला जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो राइट आंसर क्या है? सी वाला। यहाँ तक हमारे 20 क्वेश्चन थे। 20 में से आपका स्कोर दोस्तों कितना रहा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही क्वेश्चनों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। 20 में से आपके कितने की हमें जरूर बताएं। आरपीएफ के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आरपीएफ, आप एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी ग्रुप डी किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन है। और खासकर आरपीएफ कांस्टेबल की अभी आपका नोटिफिकेशन आ चुका, एग्जाम आपका होने वाला, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।